मैं राय सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं विद्युत ऊर्जा और शक्ति के बारे में। तो हम जानते हैं कि किसी भी तरह की ऊर्जा को सोल्व करने के लिए हम हमेशा कार्य को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर कार्य को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपके सामने ये डायग्राम रख रहा हूँ कि यह एक चालक तार है जिसके सिरों पर बैटरी की सहायता से, बैटरी क्या होता है एक्चुअल में, विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, की सहायता से विभवांतर हमने स्थापित किया है। तो जैसे ही विभवांतर स्थापित करते हैं तो इसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश के वेग से विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है जिससे वे धन श्रेणी की ओर आकर्षित होते हैं और इसी बीच में उनकी टक्कर धन आयनों से होती है। जो ऊर्जा उसको बैटरी से प्राप्त हुई, स्रोत से प्राप्त हुई है, वह ऊर्जा धन आयनों से टक्कर में खर्च हो जाती है, जिसके कारण से चालक तार गर्म हो जाते हैं क्योंकि टक्कर से ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय होने लगती है, अपव्यय होने लगती है। तो यहाँ पर हम कार्य को सॉल्व करेंगे विद्युत ऊर्जा के लिए। तो हम जानते हैं कि आवेश की परिभाषा क्या कहती है। आवेश की परिभाषा से या हम धारा की परिभाषा से दोनों सिमिलर क्वांटिटी है। अगर आप धारा की परिभाषा से निकालते हैं I इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q बाई टी होता है, अर्थात t सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश Q है तो विद्युत धारा I होती है, अर्थात Q बराबर कितना होगा, Q बराबर हो जाएगा IT। ये सूत्र है आवेश का। इतना आवेश t सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है। ऐसा होने में स्रोत के द्वारा किया गया कार्य हम सूत्र विभव की परिभाषा V बराबर W बटे Q की मदद से सोल्व करेंगे। तो W बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, V इंटू Q प्राप्त होगा। यहाँ पर बेटा Q का मान हम देंगे तो W बराबर प्राप्त हो जाएगा V Q का मान IT। यह कार्य किया गया है स्रोत के द्वारा जो कि विद्युत ऊर्जा के रूप में यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र W वास्तव में है तो कार्य, लेकिन हम यही कार्य किसके बराबर होगा, ऊष्मा के रूप में होगा या विद्युत ऊर्जा के रूप में होगा। इसको डाल देते हैं सपोज समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब ओम्स का क्या कहता है, V इक्वल टू IR। तो हम यहाँ V की वैल्यू पुट कर सकते हैं और एक बार हम I की वैल्यू पुट करेंगे। I का मान क्या आएगा, V बटे R। तो एक बार आप V की वैल्यू पुट करेंगे इसमें और एक बार I की। इस तरह से हमें दो और अन्य सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले हम V की वैल्यू पुट करते हैं, W इक्वल टू V की वैल्यू IR पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R इंटू T, या फिर हम जब इसमें I की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आंसर आएगा बेटा V स्क्वायर T बाई R। ये इतना कार्य किया गया है और यही कार्य ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात I स्क्वायर RT लिख सकते हैं उत्पन्न ऊष्मा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं H बराबर V स्क्वायर T बाई R लिख सकते हैं। इवन हम ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण एक से भी, H बराबर VIT। तो ये तीनों ही सूत्र हो जाते हैं ऊष्मा के या किए गए कार्य के। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, शक्ति। तो हम शक्ति की बात करते हैं। बच्चों, हम शक्ति की बात करते हैं। शक्ति की परिभाषा क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति पावर रिप्रेजेंटेड बाय P, कार्य को W से लिखा, समय को T से लिखा। और अभी हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी, कार्य के तीन सूत्र अभी हमने निकाले हैं। W का मान VIT यहाँ पुट कर दें, तीनों को एक एक करके आप पुट कर सकते हैं, किसी एक को पुट करते हैं तो शक्ति का सूत्र प्राप्त हो जाएगा P बराबर W का सूत्र VIT डिवाइडेड बाय T। T से T कैंसिल हो जाएगा तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V इंटू I हो जाएगा। या फिर आप दूसरा क्वेश्चन इसका फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो P बराबर W का सूत्र पुट करेंगे हम I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय T। तो T से T फिर से कैंसिल हो जाएगा, सो दैट T इक्वल टू फाइंड हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। या फिर आप ये तीसरा वाला फार्मूला इसको भी पुट कर दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, P बराबर W का सूत्र V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय R इंटू और आल्सो डिवाइडेड बाय T। T से T कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से शक्ति के हमें ये तीन सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसमें से आप इसको याद रखेंगे, आगे ये हमें काम आएगा। तो अभी हमने बात की विद्युत ऊर्जा की और शक्ति की। दिस इज द अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 2 और 3 मार्क्स का। अब बेटे हम बात करते हैं सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है
और उसका क्या फार्मूला है, साथ ही साथ आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या संबंध होता है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उसके पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रतिरोध धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। बट यहाँ बात हो रही है बेटे सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। सेल का एक आंतरिक भाग, ये आप देख सकते हैं सेल के आंतरिक भाग, और ये सेल का बाहरी भाग है। सेल के बाहरी भाग में धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट होता है और ये विद्युत अपघट्ट भी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल r से। अब ये आंतरिक प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, यह 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। चूंकि हम जानते हैं कि सेल के अंदर आयनों का प्रवाह होता है, धन आयन और ऋण आयन, इनके द्वारा ही विद्युत धारा बनती है। एनोड और कैथोड, 2 प्लेट, एक एनोड की और एक कैथोड की, इनके बीच में धन आयन और ऋण आयन गति करते हैं। तो इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी, आयनों को गति करने में उतना कम समय लगेगा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आसानी से जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर इनके बीच की दूरी अधिक कर देते हैं तो ऐसा होने में अधिक समय लगेगा और धारा के मार्ग में रुकावट बढ़ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी यदि कम कर दी जाए, जितनी कम दूरी होती है इलेक्ट्रॉनों के बीच की, सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होता है। दूसरा फैक्टर है विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल। सपोज दैट ये एनोड और कैथोड दोनों प्लेटें किसी विद्युत अपघट्ट में डूबी हुई है। काफी दिनों तक लगातार हमने इस सेल का यूज किया और कुछ दिन बाद इतना हिस्सा इसका खाली हो जाता है। इसका मतलब है जो हिस्सा भरा हुआ है केवल इतने ही भाग से आयनों का आवागमन होगा, शेष भाग से प्लेटें किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाएंगी। लेकिन जैसे ही हम इसको पुनः विद्युत अपघट्ट की सहायता से भर देते हैं तो सेल से हमें धारा का मान पहले की तुलना में ज्यादा प्राप्त होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रॉनों का जितना हिस्सा ज्यादा डूबा रहेगा उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्राप्त होगी, क्योंकि धनायनों को आवागमन के लिए अब ज्यादा स्थान प्राप्त हो रहा है। इसलिए विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल अगर अधिक कर दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तीसरा है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। यदि हम इसमें सांद्र विलयन भरते हैं या तनु विलयन भरते हैं, तो अगर तनु विलयन भरते हैं तो फिर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। और लास्ट फैक्टर है बेटा ताप। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो चालक होते हैं यदि उनका ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। सॉरी, तो यहाँ अपोजिट हो दिया, सॉरी एक बार फिर से सुनिएगा। यदि हम चालक की बात करते हैं और अगर उसका ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से क्या होता है, इसका ये फार्मूला क्या था, R is proportional to 1/τ। यहाँ पर हमने लिखा था ताप। यदि ताप बढ़ाते हैं तो श्रांति काल का मान कम हो जाता है, श्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। लेकिन ये शब्द है केवल किसके लिए, चालकों के लिए है। ताप बढ़ाने से चालकों का प्रतिरोध भी बढ़ता है और कम करते हैं तो प्रतिरोध कम होता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है विद्युत अपघट्ट की, सेल की बात हो रही है। तो सेल के अंदर अगर हम ताप में वृद्धि कर देते हैं तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, और जैसे ही गतिशीलता बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। इस तरह से ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिन पर निर्भर करता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब हम आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला डेराइव करेंगे, या उसी को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। विद्युत धारा की परिभाषा आपको 2 तरह से लिखना है। एक परिभाषा आप लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, सिग्मा IR बराबरी पर सिग्मा E। इस तरह से ये किरचॉफ का नियम है। इसमें अगर हम I का मान निकालते हैं तो बनेगा सिग्मा E अपॉन सिग्मा R, अर्थात कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो 2 परिभाषा बनाएंगे, एक किरचॉफ के नियम से और दूसरी परिभाषा बनाएंगे हम ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा बेटे V अपॉन R हो जाएगा।
तो एक डेफिनेशन हम किरचॉफ के नियम से बनाते हैं। धारा के बराबर क्या होता है? धारा के बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल और बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब धारा रिप्रेजेंटेड किया इसको I से, कुल विद्युत वाहक बल E है। इस चित्र में आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध दोनों को ले लें तो ये हो जाएगा R प्लस R। अब इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। इसी प्रकार से एक बार ओम का नियम लगाइए, पुनः धारा की परिभाषा, लेकिन हम यूज करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम कहता है V के बराबरी पर IR, सो दैट I बराबर हो जाएगा बेटा V अपॉन R हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की तुलना कर दीजिए। दोनों की तुलना करेंगे तो 1 व 2 से V बाई R इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, VR प्लस VR इक्वल टू ER। अब हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध मींस स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके बराबर फाइंड कर लीजिए। अब पक्षांतर करेंगे, इसमें से r कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा E माइनस V और ओनली r बराबर बटे में भी आ जाएगा। यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। अब कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसके लिए हम समीकरण 1 को एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं पुनः समीकरण 1 से। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, IR प्लस IR इक्वल टू E। अब हम इसकी जगह बेटा क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम V लिख सकते हैं, सो दैट V प्लस IR इक्वल टू E फाइंड हो जाएगा। या केवल V बराबर आएगा E माइनस IR। तो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आया उसको दोनों तरह से सॉल्व करेंगे, एक आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक और यह तीनों में संबंध को व्यक्त करता है। अब इसका हम एक स्पेशल केस यूज करते हैं तो हमें एक अन्य जानकारी प्राप्त होती है। यदि I का मान शून्य करते हैं, I का मान शून्य होने का मतलब है दो तरह के परिपथ होते हैं बेटा, एक होता है बंद परिपथ और एक होता है खुला परिपथ। बंद परिपथ और खुला। खुले परिपथ में धारा का मान शून्य होता है और बंद परिपथ की अवस्था में परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यदि I का मान 0 है इसका मतलब है परिपथ खुला परिपथ है, अर्थात खुला परिपथ है। खुले परिपथ में I का मान 0 यहाँ पर कर दीजिए, सो दैट V बराबर E होता है, अर्थात विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों के मान बराबर होते हैं, लेकिन कब? जब परिपथ खुला हो। लेकिन बंद परिपथ में विभवांतर कितना होता है? इसका मान विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होता है। कितना कम होता है? E माइनस IR। सेकंड केसेस से यदि R का मान 0 हो अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है, लेकिन माना कि मैथमेटिकली हम मान सकते हैं R का मान अगर 0 है तो इस कंडीशन में भी दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। किंतु यथार्थ में कभी भी विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होता, लेकिन कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? बंद परिपथ। खुले परिपथ में दोनों का मान बराबर होता है। सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। जय हिंद, जय भारत।